हाय जस्ट भारत के व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे काम कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आपसे एक नया वीडियो से मिलने जा रही हूँ। उसका नाम है हिजाब रूम। हिजाब का ये फंडामेंटल, हिजाब इज़ आवर फंडामेंटल राइट, हिजाब इज़ आवर चॉइस बोल के लास्ट हफ्ते ये इस हफ्ते में बहुत सारा न्यूज़ हमने ट्विटर में, सोशल मीडिया में, टीवी चैनल्स में देखे हैं। और भयानक का ये माहौल ऐसा है कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया है ये हिजाब का स्कूल्स में अलाउ ना करने पर। 6 लड़कियां जो पीएफआई से रिलेटेड है, जो केरला में जो जिसको रिस्ट्रिक्टेड किया है सारा देश में, उस पीएफआई से ये लोग 6 बच्चे जो कर्नाटका में स्कूल में से ये लोग अपना फंडामेंटल राइट के बारे में से उनको ये सारा प्रोसीजर निकाल कर हमको हिजाब चाहिए बोल के प्रोटेस्ट करते करते हाई कोर्ट तक अपील के गए। क्या आपको डाउट नहीं आ रहा ये स्कूल जाने वाले बच्चे हाई कोर्ट में जाकर अपना फंडामेंटल पूछने के लिए इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे या स्टडीज़ में इंटरेस्ट दिखाएंगे? तो इसमें पक्का ये साबित होता है कि इनके पीछे कौन भी है जो इनको प्रमोट कर रहा है। और स्कूल में हिजाब, कुछ दिनों के बाद बुर्का, कुछ दिनों के बाद हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में से राम और वायुगुरु और कृष्ण जी का स्टोरीज है वो उसको निकाल देने का, और नेशनल एंथम निकालने देने का, उसके लिए कड़ा ना होने के लिए सब प्रोटेस्ट एक के बाद एक अब आने के लिए आप रेडी हो जाइए। आप देख इस तरफ के न्यूज़ देखने के लिए आप रेडी हो जाएंगे, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक एजेंडा चल रही है इस देश में जब से मोदी जी अपना पद संभाले। एक मोदी जी को भयानक दिखाने के लिए हर रोज़ चिल्लाने के लिए पीछे नहीं हटते कि देश हिंदुत्व राष्ट्र बनने जा रही है। मैं इस हिजाब रो से इसमें से मोदी जी को क्यों ला रही हूँ आप ऐसा पूछेंगे, क्योंकि ये हिजाब के लिए ये लोग 6 स्टूडेंट्स जो 17 ईयर्स से उस स्कूल में कभी किसी बच्चे ने फोर्स नहीं किया कि हम हिजाब पहन के आएंगे, आप अलाउ करिए बोल के कोई नहीं पूछा। पीसफुली वहाँ पे स्टडीज़ हो रही है, कितने बैचेस निकल कर हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। मगर ये 6 बच्चियाँ और 4 राष्ट्रों में जो इलेक्शंस चल रही है उसके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी को अधिकतर मौका है फिर से वहाँ पे सत्ता पे आने का, तो ये लोग एक ब्रांड एम्बेसडर जो हैदराबाद से बिलोंग करते हैं वो लोग और पीएफआई का एक मुस्लिम एजेंडा इसमें चला रहे हैं, ताकि प्रपंच देशों में इंडिया नीचा दिखा सके। और एक भयानक मोदी की तरफ से, हिंदू लोग की तरफ से यहाँ के माइनॉरिटी का राइट्स स्कूल में कहीं पे भी उनका राइट्स छीना जा रहा है, उनका कोई महत्व नहीं है, ऐसा उन लोगों को दिखाने के लिए बहुत ट्राई किए। ये 4 सालों में वो शाहीन बाग को लेकर, सीए को लेकर प्रोटेस्ट करना, उसके लिए महीने भर रोड को ब्लॉक करना, वो सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर तो फार्मर प्रोटेस्ट, उसमें खालिस्तान का एजेंडा रहना, इसके लिए देश और इंटरनेशनल से इस पर प्रोटेस्ट आना, और ये नाकामयाब हो गए। अब सोच रहे थे तो क्या बढ़का जाए, तो एक वनरेबल सेक्शन होती है वो है वुमेन। तो वुमेन को अगर सामने रखकर युद्ध करना, ये पुराना अच्छा इतिहास में लिखा गया है। वो कभी भारत में ऐसा औरत को सामने रख के युद्ध करना कभी भारत ने नहीं किया, मगर वेस्ट एशिया जो इस्लाम से बहुत वो लोगों का आइडेंटिटी होती है, उस देश में औरतों को, ये वेस्टर्न कंट्रीज में औरत को सामने रख के युद्ध करना इन लोगों का बाई हाथ का खेल है। तो अब औरत नहीं है तो बच्चे को सामने रखकर स्कूल्स में
यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनेंगे, ऐसा बोल के ये लोग 6 स्टूडेंट्स के लिए वजह से अब स्कूल भी बंद हो गए वहाँ पे। अब ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो इस हिजाब का असलियत क्या है और क्यों ये लोग बार बार भारत को इंटरनेशनली बर्बाद करने का, उनको अपमान करने का, भारत का एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री है ऐसा दिखाने का क्यों साजिश बनता है, क्यों ऐसा क्यों होता है। और ये हिजाब का ये नया एजेंडा है और ये स्कूल स्टूडेंट से क्या लिंक है, ये वीडियो में जानेंगे। वेलकम टू जस्ट भारत। वेलकम बैक। प्रोटेस्ट हमने कर्नाटका में और अब देश भर में चल रही है। और आज तो एक न्यूज़ आई है कि उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शंस चल रहा है तो एक एसपी का रिलेटेड मुस्लिम वुमेन ने कहा कि अगर कोई हिजाब पर हाथ डाला तो उन हाथों को काट देंगे। तो ये वायलेंस की तरफ जा रही है। जैसे शाहीन बाग होते होते दिल्ली राइट्स हुआ, अब ये हिजाब के से ना जाने क्या होने जा रहा है। अब आगे ही हम देखना है फ्यूचर में क्या होगा। अब हमको प्रेडिक्ट करने का हमको बहुत सारे हिस्ट्री है इनका, मगर हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, एनालाइज करेंगे। आज एनालाइज करेंगे तो ये हिजाब फंडामेंटल राइट कैसे हुआ को बोले तो हम इसको पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है, दोनों तरफ एनालाइज करेंगे। अगर पॉलिटिकल है तो ये पॉलिटिकल एजेंडा आज से नहीं, 60 साल से, जब से हमको 1947 द सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस, मैं इसको इंडिपेंडेंस नहीं मानती हूँ, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया वही मैं इंडिपेंडेंस का मायने रखती हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है। आप जब इंडिपेंडेंस बाकी ही हम लोग 1947 एक सडन मिडनाइट में मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज को बिना पता हुए देश को 2 हिस्सों में बांट दिया, केवल रिलीजन बेसिस में। बोले तो इस्लाम के लिए 2 अलग देश बन गए। तब का ईस्ट पाकिस्तान था, अब बांग्लादेश है। अब पाकिस्तान है और बांग्लादेश, 2 हाथ काट कर हमको एक फ्रीडम, क्या फ्रीडम ऐसा होती है जो छीन के लेती है वो फ्रीडम होती है। जो भीख मांगने वाली और हाथ काट के देने वाले ये फ्रीडम मैं नहीं मानती हूँ। इसीलिए जो सुभाष चंद्र बोस ने किया वही मैं इंडिपेंडेंस डे मानती हूँ, एक्चुअली अक्टूबर को ही। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा इस्लामिक कंट्री बनने वाले पाकिस्तान और ये बांग्लादेश एक तरफ से, इंडिया से जो मुस्लिम्स नहीं गए वो अब 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन में शामिल हो गए। तो उनका आबादी बढ़ती गई, मगर उनका फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल व्यू, अकॉर्डिंग टू यहाँ के उनके ठेकेदार होते हैं, उनके वजह से उनका फंडामेंटल राइट्स छीना जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब मोदी जी का पद चल रही है, इसीलिए उनका फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है। तो 70 ईयर्स जो कांग्रेस का चल रहा है, तो क्या मेजॉरिटी का फंडामेंटल राइट्स को इन लोगों ने कुछ ख्याल रखा? ये बिग क्वेश्चन कभी किसी ने नहीं पूछा। सब ने माना कि चलो कांग्रेस ही है, उसमें हमारा वाले है, हमको कुछ फ़ायदा करेंगे। मगर ये लोग जो माइनॉरिटी का जो भी बेनिफिट्स है वो सब लेने वाले, वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाने के बाद, पद से उतर जाने के बाद इन लोगों को ये देश बड़ा भयानक समझ आता है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ का हक छीना जाता है, ऐसा उनका नरेशन चलता है। तो नरेशन से नहीं, अगर ठीक से तरह देखें तो 17% जब इंडिपेंडेंस आया तो तब 70% रहने वाले मुस्लिम पॉपुलेशन अब 30% को बढ़ गई, इनका आबादी बढ़ी। हम लोग ने कोई पॉपुलेशन कंट्रोल ला नहीं लाया, फिर भी ये कहते हैं इनका माइनॉरिटी हक छीना गया है। मगर ज़रूर इंदिरा गांधी ने टारगेटेडली मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ को हम दो हमारे दो ऐसा प्रिंसिपल में उनको
उनका फैमिली को छोटा कर दिया है। ऑफ कोर्स ये इंडिया के लिए हम नेशन की तरह देखकर हम लोग ने इसको माना, मगर अल्लाह की दुआ से पैदा होने वाले ने नहीं माना, वो अलग बात है। अब हिजाब रो एक पॉलिटिकल की तरफ से हम लोग ये देखेंगे तो आपको एक जनरलिज्म दिखती है, वो फिफ्थ कॉलमिस्ट कहते हैं इसको। एक जब देखो फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, किसी देश में कुछ लिखना है तो अच्छे ये नहीं लिखेंगे, ये जो भी लिखेंगे वनरेबल सेक्शंस को कौन भी कहते हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स एक डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनकर उसमें लिखा जाता है। तो मैं ये आपको ये कहना चाहती हूँ, ये हिजाब का ये एजेंडा पॉलिटिकल है, क्योंकि इस देश में और इस देश में और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में है, हम जब बाइडेन का जीत कर आना, ट्रंप का डिफीट होना, ये सब देखते हुए हमको एक फिफ्थ कॉलमिस्ट का एजेंडा ये अब चल रही है इंडिया में भी, ताकि ट्रंप की तरह मोदी जी का भी सत्ता से उतरवाने का। तो एक क्लैशेस होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ऐसा, मैं तो हिंदू क्रिश्चियन तो जब भी पड़ेगी तो हिंदू से क्रिश्चियन से या हिंदू से मुस्लिम से ही टच होती। नंबर ऑफ माइनॉरिटीज़ है, उन लोगों के बीच में कभी झगड़ा हुआ, कभी सिख्स ने अपना माइनॉरिटी राइट्स मांगा, कभी बुद्धिस्ट ने माइनॉरिटीज मांगा, इसके लिए प्रोटेस्ट करते हुए आपने कभी देखा? तो ये नहीं दिखता, क्योंकि इन लोगों का बीच भी कभी झगड़ा नहीं होती कुछ, क्योंकि हम मेजॉरिटी है, इसलिए सारा दोष, सारा अपना गलतियां हिंदूज में तोपा जाने का ये माइनॉरिटी, एक कांग्रेस वाली अपनी सोनिया गांधी ने लाया ये माइनॉरिटी ला, ये तब तक माइनॉरिटी ला, जब ये लोग उतर जा रहे हैं तो ये माइनॉरिटी कमीशन का एक ला के उनको 450 करोड़ ऐसा उनके लिए अलोकेट करके उनके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। तो फिर भी इस 450 करोड़ में सिख है, बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटीज़ बोले तो 6 रिलीजियंस आते हैं, मगर मैक्सिमम ये एक ही आबादी का अल्लाह के दुआ से आने वाले बच्चों के लिए चले जाते हैं, और रिमेनिंग बजट कभी किसी बुद्धिस्ट के लिए डेवलपमेंट के लिए गया, किसी सिख डेवलपमेंट के लिए गया, किसी जैन का डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया, ऐसा हमने कभी न्यूज़पेपर्स में नहीं है। एक नाम के वास्ते उनके लिए एक मिनिस्टर रखा जाता है, मैक्सिमम उनका जो भी है ऐसा। हमको हिंदूज का जो भी ग्रोथ रेट है, हिंदूज का जो भी इनकम टैक्स, जो भी टैक्स भरने वाले का पैसा, ऐसा इनडायरेक्टली चले जाते हैं। फिर भी कहते हैं यहाँ का फंडामेंटल राइट्स हड़प जा रहे हैं। तो इन बच्चियों को हिजाब रो से, इन लोगों को केरला से PFI से फंड्स आ रहे थे, इनका सपोर्ट आ रहे थे, ताकि ये लोग जाकर हाई कोर्ट में अपील करें। इन हाई कोर्ट में अपील करते, अभी हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। ये फिफ्थ कॉलमिस्ट लोग इसके लिए बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, हफ्ते भर में उन बच्चियों को बुलाकर TV चैनल में बिठाकर उनसे बात करना, ऐसा कर रहे हैं। ये एक्सक्यूज मी, इंडिया को डिवाइड करने में लिए अब 3 लोगों का 3 चेहरे आपको सामने आएंगे, एक फिफ्थ कॉलमिस्ट, एक अर्बन नक्सल्स और ये जिहादिस्ट, और हम जो कह रहे थे कम्युनिस्ट। ये कम्युनिस्ट ही अब अर्बन नक्सल्स है, कम्युनिस्ट ही अब जो फिफ्थ कॉलमिस्ट बन गए हैं। ये सब मिलके अर्बन नक्सल्स हम रखे तो भी अच्छा रहेगा। हम लोग ये फिफ्थ कॉलमिस्ट के बारे में अब जब जानेंगे तो ये लोग कभी भी आर्टिकल्स लिखेंगे, कभी भी कुछ देश में कुछ वायलेंस क्रिएट करना है तो वहाँ पे वल्नरेबल सेक्शन के बीच में और मेजॉरिटी के बीच में ये लोग झगड़ा करवाते हैं। अब जो झगड़ा है ही हिजाब, ये हिजाब के लिए इसने फंडामेंटल राइट, मगर ये लोग कभी वुमेन के बारे में फंडामेंटल राइट्स पूछने वाले
2019 में सबरमला जो मेजॉरिटी का रिलीजियस है उसमें फातिमा जो कि एक वुमेन अपने राइट यूज़ करने के लिए चले गए। इसको हाई कोर्ट इसमें को सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता दिखाया, जाओ हिंदुओं का टेम्पल्स बर्बाद करो, मगर अब कोर्ट इसको पेंडिंग कर रही है क्योंकि अब ये झगड़ा स्कूल की तरफ से ही आ रही है। आप देखना है कि कोर्ट्स कैसे डिसीजन देगी, क्योंकि क्या यूनिफॉर्म से ये लोग एक यूनिफॉर्म की तरह एक यूनिफॉर्मिटी से अपना पढ़ाई करने वाले, इसमें मदरसा मिलाना, मदरसे के स्कूल की तरह बनाने के लिए बहुत कोशिश हो रही है। इसीलिए इसको हिजाब के नाम पे झगड़ा शुरू हो गई है। ये फिफ्थ कॉलमिस्ट इनके लिए प्रोत्साहित करते हैं और ये फिफ्थ कॉलमिस्ट ऐसा करते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को वोट में जाने के लिए रोका जाता है। और जो एक्सपेंशन थ्योरी है इस देश में, कम्युनिस्ट ने कभी अकबर द ग्रेट लिखने वाले कम्युनिस्ट हिस्ट्री बुक्स में इन लोगों का एक्सपेंशन थ्योरी है। जैसे चाइना का कम्युनिस्ट देश का क्या है एक्सपेंशन थ्योरी, ऐसा इनका ही एक्सपेंशन थ्योरी होती है। तो इस एक्सपेंशन थ्योरी फिफ्थ कॉलमिस्ट का एजेंडा, इस्लाम का इस्लामाइजेशन करने का एजेंडा दोनों मिल रहे हैं। तो दोनों का एजेंडा एक ही हो गया है। वन नेशन वन फ्लैग का इनके लिए कोई महत्व नहीं कहता। अमन की आज़ादी, अमन की आशा, ये लोग अमन की आशा पर बिलीव करते हैं। इसीलिए इन लोगों को नेशनल एंथम पे खड़े रहने के लिए इन लोगों को तकलीफ होती है। इसके लिए कुरान को देखना पड़ता है, स्कूल में पढ़ने के लिए हिजाब पहनने के लिए कुरान देखना पड़ता है। और इन लोगों को नेशनल एंथम गाना गाने के लिए, नेशनल फ्लैग को होस्ट करने के लिए इन लोगों को कुरान देखना पड़ता है। और जो कम्युनिस्ट है वो लोग वन नेशन वन फ्लैग को कभी मानते नहीं हैं, वो लोग एक्सपेंशन थ्योरी है और इस्लामाइजेशन का मतलब ही एक्सपेंशन है। तो अब इंडिया एक वेनरेबल पोजीशन में है कि कब और कैसे इसको इस्लामाइजेशन में कन्वर्ट करने का ये साजिश चल रही है। इसके लिए फिफ्थ कॉलमिस्ट, अर्बन नक्सल्स और ये सोरस का जो फंडेड कम्युनिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कौन है सोरस? ये सोरस एक बिगड़ा हुआ रईस है जिसको खाली एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में अपना एजेंडा चलाना है, डेमोक्रेटिक नेशंस को बर्बाद करना है। और ये हम जो बाइडेन का जीत में हम लोग ये लिबरल वाले लोगों का उनका ट्रम्प जब रूल में था उसको कैसे सताया और कैसे उसको डिफीट करने में एक लोग कामयाब हो गए। कुल मिलकर ट्रम्प को एक बेवकूफ़ बना के उसको हराया। ऐसा एजेंडा इंडिया में भी चलाना चाहते हैं ताकि मोदी अपने पद से उतर जाए, नहीं तो अगली बार जीत कर नहीं आए। ऐसा एजेंडा चलाने के लिए लोग कहीं तक भी चाह सकते हैं देश को लिंचिस्तान, रेपिस्तान, माइनॉरिटीज़ के लिए, वुमेंस के लिए ऐसा है लिखने के लिए ये फिफ्थ कॉलमिस्ट बहुत यूज़ होते हैं। और ये अर्बन नक्सल्स ऐसे मुस्लिम वुमेंस को नहीं तो जय भीम जय मीम करके जो भी अपने बैकवर्ड क्लासेस है उसके वुमेंस को लेकर सामने लेकर आकर ये लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट अगेंस्ट। ऐसा कामयाब होने पर भी हमको सबरमला एक एग्जाम्पल 2019 में सबरमला का एक हिंदू मेजॉरिटी टेम्पल में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कर दिया। अब क्या हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका हिजाब के लिए अलाउ करेगी? ना ही तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर आएगी, नहीं तो मोदी जी इस बीचों बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करेंगे। क्या तब इसमें झगड़ा होंगी और क्या ये भी एंटी सीएए का जैसा का प्रोटेस्ट होंगे महीनों तरफ? ऐसा हमको देखना है। तो ये पॉलिटिकल ऐसा हुआ
ये पॉलिटिकल क्या है, ये खाली फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स ऑफ वुमेन, फंडामेंटल राइट्स ऑफ वनरेबल सेक्शंस का, माइनॉरिटीज़ का ये लोग देते हैं। और इस कर्नाटका में जय भीम दोनों मिलकर ये अब वहाँ पे स्कूल्स नहीं चल रहे हैं ऐसा प्रोटेस्ट करने के लिए वो लोग सामने आए। इसके लिए फंड्स हमको PFI केरला से जो बैन हुआ वो पॉलिटिकल पार्टी से इन लोगों को मदद मिल रही है। तो ऐसा फिफ्थ कॉलमिस्ट जो उनका कोई एक्सपेंशन थ्योरी और इस्लामाइजेशन का एक्सपेंशन थ्योरी मिलकर इस देश को बर्बाद करने के लिए आगे आ रहे हैं। क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में 169 कंट्रीज़ है जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है, तो उनमें से 70% या 50% का नेशंस 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक नेशन बनने का कोई अपना सेलिब्रेशंस नहीं किया। बीचों बीच में वही इस्लाम कंट्री बन गया, नहीं तो कोई भी रिलीजन उसका स्टेट रिलीजन बन गया। एग्जाम्पल, क्योंकि सब लोग इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा बोलते हैं। डेमोक्रेटिक में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक्स है। उसमें UK हम लोग भूटान थाईलैंड ऐसा देखा तो इनका स्टेट का एक रिलीजन होती है, क्योंकि वहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ अपना क्वीन माना जाता है। तो बोले तो वो क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करती है। क्रिश्चियनिटी वहाँ पे रिलीजन है, मगर उनका भी डेमोक्रेसी चलती है। बोले तो लोग जाकर वोट देकर अपना प्राइम मिनिस्टर को चुना। तो कोई कुन इस 169 कंट्रीज़ में जो भी डेमोक्रेटिक स्टेट में सारे अपने इंडिया की तरह सेक्युलर नहीं है। तो हम UK थाईलैंड भूटान ऐसा कंट्रीज़ को भी हम लोग क्या कह सकते हैं, रिलीजन से तरफ से वो लोग अपना देश चलाते हैं। उनका रिलीजन उनका स्टेट सब्जेक्ट होती है। तो वो स्टेट उसी बाइबल से ही अब UK का कुछ भी फंडामेंटल राइट्स हो, ड्यूटीज़ हो, कुछ भी हो, वो उसकी तरफ से चलती है। मगर इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो ने 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 इयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री बनने का एक बड़ा एक पास ऑन किया है। क्यों बोले तो इंडिया ही एक 70 इयर्स सेलिब्रेट करी है जो डेमोक्रेसी का, मगर कोई भी 169 कंट्रीज़ में कोई भी 50% ऑफ कंट्रीज़ भी ऐसा सेलिब्रेट नहीं किया। बीचों बीच में ये लोग रिलीजियस स्टेट्स बन गए, जैसे ईरान इन 73 और पाकिस्तान इन 75। ऐसा कंट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामाइजेशन के लिए चले जा रहे हैं वेस्ट एशिया कंट्रीज़। और जो यूरोपियन कंट्रीज़ में उसमें का डेमोक्रेसी है, मगर एक रिलीजन है जो उसकी तरफ से ये स्टेटहुड चलाते हैं। मगर इंडिया ऐसा खाली डेमोक्रेटिक नहीं है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। बोले तो हमारा कोई मजहब नहीं होता। देश चलाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, क्योंकि जब हमको खुद को सेक्युलर डेमोक्रेटिक बोला तो सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए। इसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना की ज़रूरत है। जो इन लोगों को अब ये फिफ्थ कॉलमिस्ट को और अर्बन नक्सल्स को और ये कम्युनिस्ट लोगों को और ये जय भीम वालों को एक एंटी CA के बारे में जब फेल हो गए, एंटी CA प्रोटेस्ट करने में फेल हो गए, तो इन लोगों को दिल में जोर से धड़कने लगे क्या, ताकि कहीं अमित शाह जी या मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कॉन्स्टिट्यूशन जब 1956 में हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, तब से अंबेडकर जी से लेकर आज तक मोदी तक सब लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अगर ये लॉ कभी पहले आ गया हो तो
तो हम लोग ये हिजाब के लिए प्रोटेस्ट हमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफसोस 70 ईयर्स में, ये 50 ईयर्स का कांग्रेस रूल ने कभी माइनॉरिटीज़ के हक छीने जाएंगे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उनको नेशनल एंथम के लिए, नेशनल फ्लैग के लिए कुरान देखना पड़ता है। अगर सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगी तो एक कोर्ट्स में टिकेंगे नहीं फंडामेंटल राइट्स के लिए। तो ये फंडामेंटल राइट्स ऐसा सब्जेक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट हमको प्रोटेक्शन देती है। जो क्या ये 6 बच्चियों का फंडामेंटल राइट क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्कूल में बच्चों को पढ़ने का? ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक यूनिफॉर्म सिलेबस जब हम पढ़ाए जा रहे हैं तो यूनिफॉर्मिटी ड्रेस में हमें होना चाहिए, थिंकिंग में भी होना चाहिए, अप्रोच में भी होना चाहिए। मगर इसको पहले से ही, ताकि मोदी जी डर जाए कि ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाने के लिए, मोदी जी डर जाने के लिए, अगर तुम लाए तो नेक्स्ट टाइम आप जीत कर नहीं आएंगे, ऐसा बोलने के लिए ये हिजाब रोका, ये स्टैंडर्ड, ये प्रोटेस्ट इन लोगों ने टेकअप किया। तो अब इसको नॉन पॉलिटिकल तरफ से देखेंगे। नॉन पॉलिटिकल इश्यू की तरफ से अगर हिजाब देखें तो कुरान को एनालाइज करना है। तो ये हिजाब के लिए कुरान में क्या है बोले तो, मोहम्मद जो भी कहता है, ये लोग मोहम्मद को अल्लाह नहीं समझते हैं, मोहम्मद को मैसेंजर बोलते हैं, फिर भी उनका प्रीचिंग हर एक बात को ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। जैसे हम लोग सीरिया में ISIS का एक ही थीरी है, एक्सपेंशन थीरी, इस्लामाइजेशन, इसको एक बड़ा सा नाम दिया है इस्लामाइजेशन, और जो चाइना को एक्सपेंशन थीरी। अगर दोनों का आइडियोलॉजी देखे तो खाली जो भी देश है उसको बर्बाद करो, ऑक्युपाई करो, अपना एजेंडा चलाओ, यही है एक्सपेंशन थीरी। और ये ISIS का ये जो भी मोहम्मद बोला है उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए 73 तक जब ईरान और अफ़गानिस्तान में इतना फ्रीडम से वुमेन रह रहे हैं, अब जब तालिबान के रूल आ गए तो वो लोग क्यों भाग रहे थे अफ़गानिस्तान एयरपोर्ट से? क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक रूल जो कभी 500 AD में आया, सो ये मोहम्मद प्रॉफिट का प्रीचिंग सभी चलाना उन लोगों चाहते हैं। वुमन पर इन लोगों का अपना हक जताना चाहते हैं। अगर हिजाब के बारे में बोलेंगे तो सूरा नंबर 33 वर्सेस 59 ये कहती है कि मोहम्मद ने अपने बीवियों को बोला कि आप पर्दा करो। पर्दा इज़ नॉट हिजाब, पर्दा बोले तो बुर्का। और उसको मॉडिफाई करते करते जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो भी मुस्लिम्स रहते हैं वहाँ पे बुर्का अलाउ नहीं है, तो उसके लिए उन लोगों ने हिजाब का एक ढोंग रचाया। हिजाब वहाँ पहन के घूमने के लिए एक नए तरीका ढूंढकर वहाँ पे बसने के लिए ये लोग और अपना आइडेंटिटी कायम रखने के लिए ये हिजाब को यूज़ करना शुरू कर दिया। कभी आपने महबूबा मुफ्ती जो कश्मीर का और पाकिस्तान के एजेंडा चलाने वाले महबूबा मुफ्ती को हिजाब, हर वक्त हिजाब पहनने का बोले तो ये देखने से पहचान हो जाती है ये मुस्लिम है, ये अपना वाली है। जो हिजाब नहीं पहनते वो बाहर वाली है, वो काफिर है, उनका बात नहीं सुनो। ऐसा एजेंडा चलाने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब लोग ये वहाँ पे जाकर बसना है, अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए वहाँ पे जाकर बसना है, तो ये लोग पर्दा को शॉर्टकट करके ये हिजाब रखने का एक प्लान बनाया और सक्सेस भी हुए। तो इसी प्लान को पहले अब इंडिया में भी ऐसा करने चाहते हैं, क्योंकि इस्लामाइजेशन का पहला स्टेप है अपना हक मांगो, दूसरा अपना मज़हब का इम्पोर्टेंस दो, तीसरा हम लोग आपको वोट देना है तो हमारा मज़हब ही इम्प्लीमेंट करो। ऐसा हो जाते हैं हम। तो मैं कहती हूँ 2022 है, 2045 या 2030 तक इंडिया इस्लामाइजेशन होने का बहुत नज़दीक में है।
अगर हम लोग एकदम में एक ही आवाज़ में इनका हकों का हम लोग क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे, इसको पूछेंगे नहीं, इनका जो एजेंडा है इसको बर्बाद नहीं करेंगे, तो ये सेकुलर वेकुलर ये सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बोलने का कोई चांसेस अब 2030 तक ख़त्म हो जाएंगे। तो जागो हिंदू जागो, जागो बुद्धिस्ट जागो, जागो सिखों जागो, अपना हक भी मांगो इस देश में। क्योंकि जब देश है बोले तो सबको एक ही तरफ से, एक ही नज़रिया से, एक ही लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ये लोग इतने आगे क्यों आ रहा है बोले तो फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करती है। कभी ये लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए ये लोग कभी 5th कॉलम इसलिए लिखा नहीं, ये माइनॉरिटी सेक्शंस अपने ड्यूटी निभाने के लिए कुछ भी केसेस हमने नहीं देखे कोर्ट्स में। फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा, मगर अपना हक मांगने के लिए सब आएगा। मगर देश हक से और ड्यूटीज से चलती है, खाली हकों से कोई देश नहीं चलता। ये हम लोगों को ये हम लोगों को जानना चाहिए। और जब ये कुरान की तरफ देखेंगे तो सूरा नंबर 33 वर्सेस 59 में हिजाब नहीं पर्दा करने को बोला, क्योंकि ये मक्का टू मदीना जो कुरान का एवोल्यूशन का थ्योरी है, ये मोहम्मद का जो ये कुरान लिखा गया का टाइम अलग था, मोहम्मद का जीवन अलग था। अगर हम मोहम्मद को देखा जाए तो जैसे गांधी है वैसे मोहम्मद है, मोहम्मद प्रॉफिट है। क्योंकि जब तक हम गांधी का पॉलिटिकल व्यूज़ को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक मोहम्मद प्रॉफिट का ये कुरान में लिखने जाने का उनका प्रीचिंग्स को क्वेश्चन मार्क नहीं देने, तब तक सभी लोग पीस ही जैसे पीस लविंग मोहम्मद ही बोला जाएगा, पीस लविंग गांधी महात्मा बोलने। जब हम प्रश्न पूछने लगेंगे तो कौन है मोहम्मद प्रॉफिट, उनका असली प्रीचिंग्स क्या है, कौन है महात्मा गांधी, उनका असलियत क्या थी हिंदुओं के लिए, ये देश कैसे बांटा गया, इसका रीजंस आपको मिल जाएंगे। तो ये कुरान की तरफ से ये लोग अपने वाइफ्स को क्यों कहा, क्योंकि ये मक्का टू मदीना जब तक वहाँ पे जूइश था, पालेस्तीना था और इथोपियंस सारे लोग वहाँ पे वेस्ट एशिया में बस रहे थे, अपना अपना देश में हैप्पीली जी रहे थे। मगर जब ये कुरान का एस्टैब्लिशमेंट होने जा रहे तो ये मोहम्मद का बैटल ऑफ बदर से वहाँ पे जंग लड़ना शुरू हो गए। ये जंग किस लिए बोले तो इस्लामिक एस्टैब्लिश करने के लिए बैटल ऑफ बदर ये 600 सेंचुरी में हुआ, ये 623 में हुआ। ऐसा बैटल ऑफ बदर ये जूइश और जो भी इथोपिया यूरोपियन से जो भी क्रिश्चियनिटी था, जो भी जुडोइज़म था, ये सब बर्बाद होके वहाँ पे इस्लाम एस्टैब्लिश हुआ। तो ये बैटल ऑफ बदर से और कई अन्य जंग मोहम्मद ने लड़ा अपने कुरान को अपने इस्लाम को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इस एस्टैब्लिशमेंट में जो भी वार स्लेव्स थी, जो भी औरत बंदियां बन के आ रहे थे, उनमें से कई लोगों को मोहम्मद ने शादी की, जिनका ऑलरेडी शादी होने के उनका मर्द इस युद्ध में मर जाने पर भी उनको ना ही छोड़ा गया, उनको शादियां की। ऐसा मोहम्मद का खुल्लम एक विदाउट डाइवर्सी विदाउट बोले तो उनका डाइवर्सी मोहम्मद भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका 3 तलाक हुआ, 3 तलाक औरत है और 15 वाइफ्स है और अनगिनत बीवियां हैं और गिनित बोले तो 15 मेंबर्स वाइफ्स है। इन लोग सारे अपने मजहब का कोई नहीं था, क्योंकि तब तक इस्लाम ही नहीं था, तो उनका मोहम्मद का कौन कुरान को एक्सेप्ट करने वाले औरत होंगे, आप सोचिए। तो ये सारे के सारे ये इधर युद्ध बंदियाँ थी, नहीं तो उनका देश का प्रिंसेस थी, नहीं तो उस ट्राइब का कोई ये युद्ध ना करने के लिए मोहम्मद को गिफ्ट दिया हुआ। ऐसा ये
15 बीवियां हैं। इन सारे बीवियों को जब युद्ध से मांगा गया तो मोहम्मद को ताकि उनका रिलेटिव्स नहीं तो उनका फैमिली मेंबर आके मोहम्मद को मार ना दिया जाए, डर ताकि उनके रिलेटिव्स आके फिर से युद्ध ना हो जाए, इसीलिए उनको पर्दा करने के लिए। और एक रीज़न है कि क्यों उन्होंने उनका अपने वाइफ्स को ही ये सजेशन दी, क्यों बोले तो ये 15 वाइफ एक 58 ईयर्स का एक वुमेन है, तो 9 ईयर्स का आयशा, 9 ईयर्स का अबू बकर का जो बेटी है 9 ईयर्स का आयशा, उनका लास्ट वाइफ है, उनसे शादी किया। तो एज डिफरेंस और जो भी इनका ट्राइब नहीं है, जूइश का है, इथोपिया का है, ऐसा जो भी प्रिंसेस जो भी वहाँ पे छोटे छोटे ट्राइब्स होते हैं उनका औरतों को लाकर जब इन्होंने शादी किया तो उनको पर्दा करने के लिए बोला। मगर अब 2022 है तो आप किस लिए पर्दा करना चाहते हैं? किस को देखकर आप डर रहे हैं? आपकी बीवियों को पर्दा क्यों डालना चाहते हैं? क्या होंगे उनका राज जो आप शादियां कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को सब पता चलना चाहिए कौन कहाँ है और कहाँ से उन लोगों का लाइवलीहुड चल रही है। तो ये पर्दा सिस्टम ये सिक्योरिटी का है, ये देश को थ्रेट करने वाला सिक्योरिटी के है। और जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक सब पीस होंगी, जैसे मोहम्मद प्रॉफिट, जैसे महात्मा गांधी। मगर कैसे देश बटा ये जानने के लिए हम प्रश्न उठाना चाहिए। कैसे इस देश में कोई औरत किसी से क्यों डरे, क्यों अपना आइडेंटिटी को छुपाए? ये जब तक हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक इन लोगों का नौटंकी चलेंगी। इसीलिए जागो हिंदू जागो, जागो सिख जागो, जागो बुद्धिस्ट जागो, आपका हक भी मांगो और इस देश में इस्लामाइजेशन होने से बचाओ। इसके लिए हम मुंह तोड़ जवाब देना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आप अपने MLA MP से पूछिए और अपना वोट दीजिए, नहीं तो आपको आपके पैसे बचा नहीं सकते। जैसे कोरोना में अपना पैसा कुछ काम नहीं आया, ऐसे ही हमारा वोट कभी काम नहीं आए तो तब हम रोए तो भी कोई हमको बचाने के लिए कोई नहीं आएंगे। इसीलिए कुछ गलती होने से पहले आप लोग सशक्त होंगे और अलर्ट करके आप अपने वोट देने के लिए जाइए। क्या अपने आप के लिए अच्छा है ये हर तरफ से आप सोचिए। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर और एक वीडियो में मिलने तक जय हिंद, जय भारत।